हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम टीजीटी के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे। ये जो पेपर है ये ओरिजिनल पेपर है और हम जो है इसमें से सीडीपी के क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर अभी मैं करा रही हूँ ये 2019 का पेपर है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड। तो हमें यह बताना है कि चाइल्डहुड का इनमें से कौन सा नाम नहीं है। तो देखो चाइल्डहुड के कौन कौन से नाम होते हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज, प्रारंभिक विद्यालय आयु, सफुर्ती अवस्था, गिरोह से पहले आयु या गिरोह आयु दल। तो देखो एलिमेंट्री स्कूल एज भी होता है, स्मार्ट एज भी होता है और गैंग एज भी होता है, लेकिन प्री गैंग एज कोई भी नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा प्री गैंग एज। क्या आंसर बनेगा हमारा, प्री गैंग एज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है। तो हमें क्या बताना है, जो मंगोलिज्म मेंटली रिटार्डेड जो चिल्ड्रन है उसका अप्रोक्सीमेट आईक्यू रेंज क्या है, इंटेलिजेंट कोशेंट क्या है। तो वो कितना होता है, 20 to 25, बिलो 20, 25 to 36 या 36 to 51। तो वो होता है 36 to 51 जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता। तो इनमें से जो है कौन सा हमारा ये प्रोसेस जो है वो सोशलाइजेशन के अंडर नहीं आती है, हमें ये बताना है। तो देखो, लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वेज। जब हम सोशली अप्रूव्ड वे से सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों से हम व्यवहार को सीखेंगे तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, समाजीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना मतलब कि जो सोशल रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम अपने रोल्स को निभाएंगे तो वो भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, समाजीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। सामाजिक अभिवृद्धि का विकास करना, जब हम हमारे सोशल एटीट्यूड्स डेवलप होंगे तो वो भी किसके अंदर आएगा, सोशलाइजेशन के अंदर आएगा। जब ईगो सेंट्रिक बिहेवियर, जब हम ईगो सेंट्रिक मतलब खुद के अंदर ही जो हम वो बिहेव करेंगे जो खुद से रिलेटेड होगा, क्या वो हमारा समाजीकरण के अंतर्गत आएगा, नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्म केंद्रित व्यवहार जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सृजन आदि में पाया जाता है क्या कहलाता है। मतलब कि वो कौन सा प्रकार है जो डांसर्स में भी होता है, ठीक है, वो एथलीट में भी होता है और वो सृजन में भी होता है, जो सर्जन्स होते हैं, सॉरी सृजन, हाँ, जो सर्जन्स होते हैं उनमें भी होता है। तो वो कौन सा है, शरीर गति की बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि या संगीत बुद्धि। तो देखो जो संगीत, जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो किस में पाएगा, जो जिस बच्चे को म्यूजिक आता होगा वो उसमें पाएगा। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो वो किससे रिलेटेड है, हमारे साइंस से, मैथ से रिलेटेड है। स्पेशल इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड है, हमारे जो ये मैप वगैरह देखते हैं उनसे रिलेटेड है, जिनको जगहों की पहचान होती है, स्थानों की जिनको पहचान होती है उनसे। तो जो हमारा ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है इसमें क्या होता है, हमारे जो बॉडी मूवमेंट होते हैं, लाइक जैसे डांसर्स करते हैं, एथलीट करते हैं और जो सर्जन्स होते हैं, तो वो किसके अंतर आ जाएगी, हमारी शरीर गति की बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगी। और जो ये इंटेलिजेंस के जो ये टाइप्स दिए गए हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो है ये दिए गए हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस बुद्धि का सिद्धांत जो है वो दिया था, मतलब कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो हार्वर्ड गार्डनर से एक क्वेश्चन जो है पेपर में डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, मीन्स कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस का एलिमेंट नहीं है, हमें ये बताना है। देखो, उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरण, प्रानुभूति, संबंधों को संचालित करना। देखो जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो किस में आता है, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस में। एम्पैथी, दो हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक एम्पैथी और एक सिंपैथी, ठीक है। देखो जो एम्पैथी होता है इसका मतलब होता है किसी और के दुख को अपना दुख मानना, मीन्स कि किसी और को दुख हो रहा है आप वही सेम दुख जो है आप फील कर रहे हो, वो होता है एम्पैथी। एक होता है सिंपैथी, सिंपैथी होता है कि जस्ट आपने बोल दिया कि हाँ बस उसको ये दुख है वो है, मतलब आपको एक सहानुभूति है वो।
और हैंडलिंग रिलेशनशिप, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। लेकिन जो हमारा ये उद्यमी सामर्थ्यता है, ठीक है, मतलब कि जो हमारे ये एंटरप्रीन्योरल कॉम्पिटेंस है, ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, यही हमें बताना था कौन सा तत्व नहीं आता। एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द जो है वो सीखता है। वो क्या सीखता है, मांसाहारी पशु। तो इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है, तो वो कॉम्बिनेशनल लर्निंग कर रहा है, कि वो कंबाइन करके सीख रहा है, सबॉर्डिनेट लर्निंग कर रहा है, कोरिलेटिव लर्निंग कर रहा है, या सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग वो कर रहा है। तो इसका हमारा क्या आंसर आ जाएगा, वो सुपर ऑर्डिनेट जो लर्निंग जो है वो कर रहा है, जिसको महाकोटि का सीखना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, मतलब कि ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो है वो नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन सा जो है वो ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस नहीं है। तो देखो, जो आर्मी बीटा परीक्षण है वो भी हमारा ग्रुप नॉन वर्बल परीक्षण होता है, शिकागो परीक्षण भी हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस भी जो है वो हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है। लेकिन आर्मी अल्फा परीक्षण जो का वो हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है। ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। देखो, इसमें क्या आ गया, एक ब्रॉड लेवल पे जो चीज़ पूछी गई है, क्या कि उसमें क्या क्या होने चाहिए, हमारे लॉ भी होने चाहिए, कस्टम्स भी होने चाहिए, ठीक है, उसमें हमारे नियम और रीति रिवाज के अकॉर्डिंग वो किस में आएगा, वो आएगा हमारा माइक्रो में, मैक्रो में, मीजो में या एक्सो में। तो वो आ जाएगा हमारा मैक्रो, जो हमारा मैक्रो सिस्टम है उसके अंतर्गत आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को, देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलना, जिसमें कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था में कहा गया है। वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप जो है खुद को आंक रहा है। तो वो किस में आएगा, प्री कन्वेंशनल में, कन्वेंशनल में, या पोस्ट कन्वेंशनल में, या अनकन्वेंशनल। देखो, जो ये वाला स्तर है ये तो होता ही नहीं है, हमारे पास 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्री कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल और एक पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो जब बच्चा सामाजिक नियमों के अनुरूप खुद को आंकेगा तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा कन्वेंशनल लेवल पर वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध का कारण नहीं है। तो बाल अपराध का क्या कारण नहीं है, फिजिकल डिफेक्ट, अगर किसी बच्चे में शारीरिक दोष है उसकी वजह से भी वो बाल अपराधी बन सकता है, गरीबी के कारण भी बालक बाल अपराधी बन सकता है, और अगर बच्चे को बार बार फेलियर हो रहा है उसके कारण भी जो है वो बाल अपराधी बन जाएगा। लेकिन अगर उसके घर में प्रॉपर होम एनवायरनमेंट है, उसका घर का उचित घरेलू वातावरण है, तो उसकी वजह से बाल अपराधी वो नहीं बनेगा। जब बच्चे को एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है तो बाल अपराध क्यों करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है। सबसे पहले संज्ञान, संज्ञान किससे रिलेटेड होता है, हमारे मेंटल से, हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है। देखो, जो प्रत्यक्ष बोध है, परसेप्शन है, वो किससे करते हैं, हम अपने माइंड से करते हैं, ठीक है। चिंतन, थिंकिंग, वो भी हम किससे करते हैं, अपने माइंड से करते हैं। वॉकिंग, ये हम किससे कर रहे हैं, अपने पैरों से कर रहे हैं। कंसेप्ट फॉर्मेशन, इसमें भी हमारी क्या काम आ रही है, हमारा माइंड, हमारी जो ये सारी प्रोसेस है माइंड से हो रही है। लेकिन जो हमारी वॉकिंग है वो तो पैरों से हो रही है, तो ये हमारे संज्ञान से रिलेटेड नहीं है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, संज्ञान का मतलब भी क्या होता है, दिमाग से जो चीज़ें की जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। कि हमें यह बताता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को कौन सा दिखाता है। बच्चों में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होते हैं। आप देखो, जब बच्चे में कोज इफेक्ट रिलेशनशिप और ऑब्जेक्ट परमानेंस है, जहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्ट परमानेंसी, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप दिख जाए तो ये कौन सा होता है, हमारा फर्स्ट स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज होती है। तो ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो कट गया। बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, देखो कंजर्वेशन आपको वर्ड दिख रहा है कि ये थर्ड स्टेज में होता है, लेकिन इसमें साथ साथ एक ही चीज़ उन्होंने बोला कि तार्किक विचारों को का प्रकट होना, लेकिन तार्किक विचार उसमें आते हैं, वो प्रकट नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है,
तार्किक विचारों के विभिन्न प्रारूप को बनाने में सक्षम होना। देखो जो लॉजिकल थिंकिंग है, उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग वो देता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो करता है बच्चा, वो किस में करता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में करता है। तो ये भी हमारा कट गया। तो हमारा आंसर क्या बच गया, बालक जो है अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ करता है। मतलब कि जो चिल्ड्रन है वो अपने जो वर्ल्ड है उसको कैसे दर्शाएगा, सिम्बॉलिकली जो है वो वर्ल्ड को दर्शाएगा। ठीक है, कौन सा अभिप्रेरण का घटक नहीं है, मोटिवेशन का घटक नहीं है। तो ये कौन कौन से होते हैं हमारे, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। लेकिन रोट मेमोरी को जो है वो हमारे मोटिवेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रटिन स्मृति। ओके, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, मतलब कि डायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनालिटी एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट में मतलब इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा जो है वो डायरेक्ट एडजस्टमेंट का तरीका है। देखो जो ये शोधन है, सब्लिमेशन है, प्रोजेक्शन है, रिग्रेशन है, ये तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ये हमारे डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये हमारे इनडायरेक्ट मेथड है। तो हमारा डायरेक्ट मेथड कौन सा है, रिमूविंग ऑफ हर्डल, मतलब कि हर्डल्स को मतलब डायरेक्ट रिमूव कर देना, वो हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया। तो मतलब कि जो सोशो कल्चरल थ्योरी है वो किसने दी थी, ये तो सबको ही पता होगा, ये दी थी लेव वेगोत्स्की ने। सबसे इजी क्वेश्चन है। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबको पता है, लेव वेगोत्स्की अभी अभी पढ़ा सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, और कोहलबर्ग हमारा मोरल डेवलपमेंट, और अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना, मतलब कि जो हमारी हमने क्या की, न्यू इन्फॉर्मेशन को हमने एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेम में क्या किया, हमने ऐड कर लिया। ठीक है, एक होता है ऐड करना, एक होता है मॉडिफाई करना। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, नई सूचनाओं को जो है वो पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित किया है। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा आत्मसातकरण, समाविष्टीकरण, संतुलीकरण या संगठन। तो ये हमारा कहलाएगा एसिमिलेशन। अगर यहाँ पर वो चेंज कर लेता या मॉडिफाई कर लेता, जो हमारे पास पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसमें या तो वो चेंज कर लेता या मॉडिफाई, इस तरीके का कोई वर्ड होता, तो वो हमारा क्या कहलाता, वो हमारा कहलाता एक्मोडेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर क्या है, क्योंकि उसने क्या किया है, अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन में नई इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि एक टीचर जो है वो अपने शिष्य के संवेगात्मक मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट वो करना चाहता, तो कि टीचर को क्या करना चाहिए, वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह को विकसित करे, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए, अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपात को। देखो जो साइकोलॉजी है वो हमारा बायस होना तो बिल्कुल भी नहीं कहती। अगर वो माता पिता का स्थान ले लेगा तो वो बायस हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो वो उनकी शरारतों पर भी नहीं टोकेगा टीचर, उनको उस टाइम भी प्रेम दिखाएगा, तो भी क्या बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं। तो टीचर को क्या करना है, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह को जो है वो उसको विकसित करना है। उत्तर बाल्य अवस्था का काल क्या है, मतलब कि लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, एक होता है 2 से 6 साल का, अब इसमें ये वो होता है प्री चाइल्डहुड। जो ये 2 से 6 वर्ष वाली है ये होता है प्री चाइल्डहुड। इन्होंने पूछा है लेटर चाइल्डहुड, तो लेटर चाइल्डहुड का क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 6 to 12 जो है वो लेटर चाइल्डहुड के अंतर्गत आता है। अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे NDI, मतलब कि नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। ये फॉर्मूला जो है ये किसने दिया है, ठीक है, तो मैकडूगल, हिलगार्ड, ब्लेयर एम जोन्स या मैस्लो। तो जो ये NDI का जो फॉर्मूला है ये किसने दिया है, वो हिलगार्ड ने दिया है। अभी हमने मोटिवेशन का पढ़ा था ना, यहाँ पर देखो यहाँ कहीं था, ये रहा, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, यही जो मोटिवेशन के कंपोनेंट अभी हमने पढ़े थे ना कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है, रोट मेमोरी हमने पढ़ा था कि नहीं है, तो ये किसने दिए हैं, ये हिलगार्ड ने जो है दिए हैं। देखो इसका क्वेश्चन भी पेपर में बन गया कि ये किसने दिया है, हिलगार्ड ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, यूनिवर्सल मेंटल एबिलिटीज, न्यूट्रल मेंटल एबिलिटीज या हायर मेंटल एबिलिटीज। तो थर्स्टन ने जो है वो 7 टाइप्स की 7 जो है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो है वो दिए थे। तो 7 PM में भी इसको बोलते हैं, PM में थ्योरी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि या क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालयी सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्टिविटी एरिया में नॉट बी कंसिडर्ड एज को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लर्नर, मतलब कि कौन सा जो है उसका को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो सोशल स्किल वो को स्कॉलस्टिक होती हैं, एटीट्यूड एंड वैल्यूज ये भी को स्कॉलस्टिक होती हैं, और क्रिएटिव स्किल ये भी जो है को स्कॉलस्टिक होती है। करिकुलर सब्जेक्ट जो करिकुलर सब्जेक्ट है, पाठ्यचर्या विषय है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है हमारा स्कॉलस्टिक होता है, एकेडमिक होता है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही तो पूछा था कि कौन सा उसका सहविद्यालय मतलब कि को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट नहीं है। तो को स्कॉलस्टिक में कौन कौन से थे? सोशल स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, क्रिएटिव स्किल। तो को करिकुलर जो सब्जेक्ट है ये हमारा किसमें नहीं है, सॉरी को करिकुलर नहीं, ओनली करिकुलर। करिकुलर सब्जेक्ट जो है वो हमारा को स्कॉलस्टिक के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय होम? गाल्टन, कैटल, पेस्टोलॉजी या वुंड? तो जो पहली प्रयोगशाला जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? वो की गई थी वुंड के द्वारा। बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े बालों की स्टाइल अपना ले तो भी उनका स्वयं का लिंग जो है वो नहीं बदलेगा। मीन्स जो लड़कियां हैं वो लड़कों के कपड़े पहन ले या लड़के जो है वो लड़कियों के कपड़े पहन ले, चाहे लड़कियों जैसा हेयर स्टाइल कर ले, तो भी जो है उनका लिंग नहीं बदलेगा। तो बालकों में इस प्रकार की समझ को हम क्या कहेंगे? जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी या जेंडर स्टीरियोटाइप। देखो, जो लिंग रूढ़िवादिता है ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लिंग रूढ़िवादिता में तो पक्षपात की बात की जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? लिंग संगतता, मतलब कि जेंडर कंसिस्टेंसी। बच्चों में जो है जेंडर कंसिस्टेंसी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आंकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? असेसमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पर्सनैलिटी इज नोन एज, कि जो है बच्चे का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की गई है। तो वो किस तरीके का असेसमेंट होता है? वो हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, या दोनों होते हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? ऑल राउंड डेवलपमेंट की। तो वो कैसा होगा हमारा? वो होगा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब वो लगातार भी होगा और ऑल राउंड भी होगा, तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। यहाँ पर सिर्फ किसकी बात की गई है? सिर्फ और सिर्फ ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गई है। तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा नहीं है? जो ये डिफेंस मैकेनिज्म का जो चैप्टर है ये किसके अंतर्गत आता है? एडजस्टमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, कुसमायोजन के, मतलब कि एडजस्टमेंट होता है समायोजन, कुसमायोजन जब बच्चे समायोजन नहीं कर पाते, तो ये एक इनडायरेक्ट जो है मेथड होता है। अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे ना कि डायरेक्ट समायोजन का डायरेक्ट मेथड कौन सा? अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था। तो ये कौन से मेथड होते हैं? इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। ठीक है, इन जो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं इन्हीं को हम जो है डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। और जो ये डिफेंस मैकेनिज्म का जो कंसेप्ट है ये हमें सिगमंड फ्राइड ने दिया था। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने जो है ये कंसेप्ट दिया था। तो इनमें से जो है कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो देखो, आइडेंटिफिकेशन ये भी हमारी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। कंपनसेशन ये भी हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है। रेशनलाइजेशन ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन एसोसिएशन जो है वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म, सबसे पहले तो आप ये समझो कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म है इनडायरेक्ट वे से आप क्या कर रहे हो? एडजस्टमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इनडायरेक्ट वे से आप एडजस्टमेंट करना जो है वो हमारा क्या कहलाता है? डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कहलाता है। ओके, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? संवेदीगामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? देखो, जब बच्चे की दृष्टि से वो चीज़ ओझल हो जाए और मस्तिष्क से भी ओझल हो जाए, मतलब कि ये कौन सी स्टेज है हमारी? सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब जिसमें क्या होती है? ऑब्जेक्ट परमानेंसी जब बच्चे में आ जाते हैं। मान लो आप बच्चे के हाथ में पेन है, आपने बच्चे से क्या ले लिया? वो पेन छीन लिया, और पेन छीन के आपने पर्दे के पीछे छुपा दिया। अब
उसको कुछ देर तो वो याद रहेगा कि भाई मम्मी आपने पेन वहाँ छुपाया, आपने वहाँ छुपाया, वो आपको बताता रहेगा बार बार कि आपने वहाँ छुपाया, वहाँ छुपाया। अभी उसके वो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होएगा कि जब आप उसकी आंखों से वो ओझल होगी तो उसकी मस्तिष्क से भी वो थोड़ी देर बाद क्या है वो भूल जाएगा, लेकिन एकदम नहीं भूलता, थोड़ी देर बाद भूलता है। तो ये किस में होता है? ये होता है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। और ये चारों स्टेज किसके द्वारा दी गई हैं? जीन प्याजे द्वारा। जीन प्याजे की कौन सी थ्योरी है? कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को क्या कहते हैं? मतलब कि अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट ट्राई टू लर्न बाय अमर्जिंग न्यू रूल्स थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल इज नोन एज। मतलब कि वो नए रूल्स को सीखता है गिवन मटेरियल्स के थ्रू, तो उसको हम क्या कहेंगे? रोट लर्निंग, रट कर सीखना। ये तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नए विचारों को आप जो है नए नियमों को आप सीखे गए प्रयास से तो नहीं सीख सकते। मीनिंगफुल लर्निंग या फिर रिसेप्शन लर्निंग या डिस्कवरी लर्निंग, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी डिस्कवरी लर्निंग। जो डिस्कवरी लर्निंग है उसमें ही तो बच्चा जो है अपने पुराने गए जो अनुभव हैं उनके द्वारा उनको यूज़ करके वो क्या करेगा? चीज़ों को डिस्कवर करेगा। जब वो चीज़ों को खोजेगा तभी तो उसके अंदर जो है वो नए विचार आएंगे। तो वो कौन सी लर्निंग हो जाएगी? हमारी डिस्कवरी लर्निंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर का सिद्धांत का चौथा स्तर है? मतलब कि टेलर ने जो है वो क्रिएटिविटी के कितने लेवल दिए हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जो टेलर है उसने हमारे क्रिएटिविटी के 5 स्तर जो हैं वो बताए हैं। 5 स्तर कौन कौन से बताए हैं? उसने बताए हैं, सबसे पहला जो है वो है एक्सप्रेसिव, ठीक है। नंबर 2 पर आता है हमारा प्रोडक्टिव। नंबर 3 पर आता है हमारा इन्वेंटिव। नंबर 4 पर आता है हमारा इनोवेटिव क्रिएटिविटी। और नंबर 5 पर आता है हमारा अमरजेटिव, ठीक है। कौन सा? अमरजेटिव। अमरजेटिव को हिंदी में हम कहते हैं उद्यात्मक, उद्यात्मक कहते हैं, ठीक है। तो ये टेलर ने दिए थे। तो इनमें से चौथा स्तर जो है उन्होंने पूछा है, तो चौथा स्तर कौन सा है? वो है इनोवेटिव क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही हम ये पढ़ के आए थे चाइल्डहुड वाला, जो क्वेश्चन था कि चाइल्डहुड का दूसरा नाम कौन सा है, कौन सा नहीं है। हमने ये पढ़ा था ना चाइल्डहुड का कौन सा नहीं है। तो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर। बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ अवस्था के बीच का संधिकाल, ये तो होता है। जो हमारा किशोरावस्था अडोलसेंस जो स्टेज होते हैं उसका नाम होता है, उसको हम प्यूबर्टी टीनेज कहते हैं। प्रॉब्लम एज ये भी होती है। स्टेज ओ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड स्टॉर्म कि संघर्ष और तूफान की अवस्था जो है ये भी जो है किशोर अवस्था को कहा जाता है। लेकिन स्मार्ट एज ये किसको कहा जाता है? चाइल्डहुड को। किसको कहा जाता है? चाइल्डहुड को, है ना। तो आपके देखो 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे, 2 क्वेश्चन जो है आपको ऐसे मिले जो एक ही चैप्टर से है और आपके पेपर में भी दे रखी हैं। अच्छे समायोजन की विशेषता है, तो अच्छे समायोजन की क्या विशेषता है? उसमें सहनशीलता होनी चाहिए या उसमें आत्मविश्वास की कमी होनी चाहिए। अगर आत्मविश्वास में कमी होगी तो क्या वो समायोजन कर पाएगा, एडजस्टमेंट कर पाएगा? नहीं। संवेगात्मक अस्थिरता, अगर बच्चे में इमोशनल अनस्टेबिलिटी है तो तब भी वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। अनियमित दिनचर्या, कि अगर मान लो उसका जो दिनचर्या है वो इरेगुलर है तब भी वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। अगर उसमें अच्छी सहनशीलता है, टॉलरेंस है, तो वो क्या कर पाएगा? अच्छे से समायोजन जो है वो कर पाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल जो है हम 2020 के सीडीपी के मोर क्वेश्चंस जो हम देखेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, तभी आपको जो है फर्दर नोटिफिकेशन मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।